अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। 12 रबीउल अव्वल आज मोहसिन इंसानियत, कायनात को शऊर बख्शने वाले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत है। जब कायनात में कुफ्र, शिर्क और वहशत का घुप अंधेरा छाया हुआ था, 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से एक ऐसा नूर चमका जिससे सारे आलम को रोशन कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी के साथ ही कुफ्र ज़ुल्मत के बादल छट गए, कैसर व किसरा के महल्लात पर जलजला आया, 14 कंकरे गिर गए, ईरान का आतिश कदा जो 1000 साल से शोला जन था वो बुझ गया, दरियाए सादा खुश्क हो गया, काबे को वजद आ गया और बुत सर के बल गिर पड़े। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे माशरे की बुनियाद रखी जिसमें तौहीद, शिर्क की नफ़ी, इंसाफ, खुदा तरसी, हमदर्दी, उखुवत, भाईचारा, मसावात, बराबर हुकूक, आखिरत की जवाबदेही, नेकी और खैर खाही की कदरें थी। आज के दिन हम खालिक कायनात से यही दुआ करते हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त कुफ्र उनकी मौजूदगी सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मुबारक दिन के सदके मुश्किल में घिरे पाकिस्तानियों की मुश्किलात को आसान कर दे, क्योंकि आज के मुबारक दिन जहाँ पूरे जहाँ में नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाया जा रहा है, वहीं मेरे मुल्क के बासियों का खून नाहक भी बहाया जा रहा है। आज के दिन पाकिस्तान में 1 2 नहीं 3 सानेहात रूनुमा हो चुके हैं, कई जाने जा चुकी हैं, कई जिंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पतालों में मौजूद हैं। आज पहले मस्तोंग में जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके बाद पाक अफगान सरहद के करीब ज़िला ज़ोब के इलाके में 4 पाक फौज के जवान टीटीपी से झड़प में शहीद हुए और कुछ लम्हों बाद ही केपी के शहर हंगू के दुआबा थाने की हुदूद में होने वाले 2 धमाकों के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद शहीद जबकि 12 जख्मी हो गए। पहला धमाका बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के नज़दीक हुआ, जिसमें अब तक पुलिस ऑफिसर समेत कम से कम 52 अफराद शहीद हो चुके और 50 से ज़ायद शदीद जख्मी हैं। खुदकुश हमलावर ने मस्तोंग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी नवाज गशकोरी की गाड़ी के करीब खुद को बारूदी मवाद से उड़ाया, जिससे नवाज गशकोरी भी इस धमाके में शहीद हो गए। आईजी बलूचिस्तान इस धमाके से मुताल्लिक क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सुसाइड बॉम्बर वहाँ पे आए, वहाँ पे मौजूद डीएसपी एक सीनियर अफसर था, वो जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को ब्लास्ट किया, जिससे हमारे डीएसपी मौके पे शहीद हो गए और 3 हमारे और पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ जख्मी हुए। मस्तंग में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें हमारे डीएसपी साहब पे कोई सुसाइड अटैक हुआ, उसमें वो नवाज गशकोरी साहब जो हमारे डीएसपी थे वो शहीद हो गए। अब तक की इतलात के मुताबिक 47 कैजुअल्टीज़ हैं और 66 के करीब इंजर्ड हैं। आईजी बलूचिस्तान और डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू आपने सुनी। इस धमाके और भारी तादाद में शहादतों के बाद जब इलाके में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया गया तो भी जाए वकुआ के करीब से कुछ ग्रेनेड बरामद हुए। इस दौरान ग्रेनेड का नाकारा बनाते हुए भी एक धमाका हुआ, जिससे इलाके में मजीद खौफ व हिरास फैला। मस्तोंग वही इलाका है जहाँ आज से कुछ रोज़ पहले धमाके में JUIFA के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हुए थे और यही वही इलाका है जहाँ 2018 में भी खौफनाक खुदकुश धमाके में सियासतदान नवाबजादा सिराज रईसानी समेत कम से कम 128 अफराद जाँ बहक और 200 से ज़ायद जख्मी हुए थे। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने धमाके की मजम्मत करते हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत के लिए आए मासूम लोगों पर हमला इंतहाई कबीह अमल है। वो क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी आपके साथ रखता हूँ। रबीउल अव्वल के दिन और मस्जिदों के अंदर एक हंगू में और एक मस्तूम में इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमारे मासूम नमाजियों को शहीद करते हैं, उन लोगों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के दिन का जश्न मना रहे हैं उनको निशाना बनाते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। दिस इज सर्टेनली वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिनका ताल्लुक खुद बलूचिस्तान से है और जिस वक्त वो उनकी नामजदगी हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान क्योंकि एक पसमानदा इलाका है और ऐसा इलाका है जिसकी बहुत महरूमियाँ हैं तो यकीनन बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे, लेकिन अब ये सिक्योरिटी सिचुएशन बनना और ख़ुद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं है, वो सऊदी अरेबिया में है। उससे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के 78वें सेशन से उन्होंने खिताब किया, 5 रोज़ा दौरा था, उसके बाद वो बरतानिया पहुँचे, अब वो जद्दा में है। तो फोकस के हवाले से भी यकीनन सवालात उठते हैं
कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट उस तरह से फोकस्ड है, और फिर यकीनन ये सिक्योरिटी इदारों का भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन हैंड्स इन हैंड्स हुकूमत भी चलती है, और केयर टेकर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मैंडेट तो इलेक्शंस कराना भी है, उसमें किस हद तक फोकस नज़र आते हैं, क्योंकि एक तरफ सिक्योरिटी सिचुएशन बन रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी है, और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन भी कोई बेहतर नहीं है आज मुल्क की। और पाकिस्तान की सियासत का सबसे अहम मौजू और सवाल भी आज यही है जो साल भर पहले था कि मुकर्ररा वक्त और आइन का और कानून के मुताबिक मुल्क में इंतखाबात मुमकिन हैं भी या नहीं हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन अपनी तरफ, इकोनॉमिक क्राइसिस एक तरफ, फिर जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त वो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसे में ही जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इंतखाबी बयानियाँ बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज मीडिया टॉक की और कहा कि वो किसी के साथ इलेक्शन अलाइंस के अंदर नहीं जाएंगे, इलेक्टोरल अलाइंस नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो अपने कायद का इंतज़ार कर रही है, और 21 अक्टूबर वो तारीख बताई जा रही है जब वो वतन वापस पहुँचेंगे, और ये कहा जा रहा है कि तासुर भी ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत है इंतखाबात भी। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बयानियों में फंसी हुई है, और अब अपना बयानिए में भी कुछ चेंजेस करती हुई नजर आ रही है, जिसमें अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के बाद सानहा 9 मई के मुजरिमान को करार वाक़ई सज़ा पहुंचाने की बात कर रही है, और इकोनॉमिक क्राइसिस को मुल्क से निकालने की बात कर रही है। ऐसे में गुज़श्ता रोज़ साबिक वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो जनरल बाजवा पीटीआई की गवर्नमेंट से इतना आजिज़ आ चुके थे कि उसके बाद उन्होंने हमें ये ऑफ़र की थी कि अगर आप उनको एक्सटेंशन देते हैं तो फिर इन रिटर्न, हमने तो नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब और वफाक की हुकूमत आपको दे दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं, वो क्या स्टेटमेंट है जो इस वक्त मुल्क की सियासत में एक भौचाल की मानद। ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट और वक्त के कुछ हेर फेर के अलावा तमाम अवामिल ठीक उसी तरह अंजाम पजीर हुए जैसे बताए गए, लेकिन ये वही मौका था जिससे मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी आसमान से ज़मीन पर ला फेंकी। अदम एतमाद के बाद फौरी इलेक्शंस में ना जाना वो गलती साबित हुई जो अब ना निकली जा रही है ना उगली, और ग्रैंड अलायंस के जरिए एक हुकूमत तश्कील पाई। वजारतों के मज़े सब जमातों ने लूटे, लेकिन अब इस बदतरीन हुकूमत का बोझ कोई उठाने को तैयार नहीं। और ऐसे में वो पॉपुलर नैरेटिव जो नवाज शरीफ ने हुकूमत से बेदखल होने के बाद अपनाया था, वो बयानिया जिसने मरीम नवाज को मजबूत खिलाड़ी बनाया था, उस बयानियों को पसे पुश डाल दिया गया है, जिसके बाद अब कारकर्दगी के साथ मुस्लिम लीग नून मौसर बयानिए बनाने से भी महरूम है। अब हालिया दिनों में मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव है वो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। इस टोले ने 9 मई बपा किया है, उन्हें जो है वो अपना जुर्म जो है वो फेस करना होगा। बेगुनाह है तो बरी हो जाए, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सजा मिलेगी। इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ कर दिया जाए क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है, ये कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में, नहीं पूरी दुनिया में कोई कानून नहीं। क्योंकि इसने इलेक्शन लड़ना है तो लिहाजा जो है ना ये बाद में हिसाब किया जाए, इसे अब इलेक्शन लड़ने दिया, और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उन्हें ये हिसाब जो है वो देना होगा। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड मांगता हूं सियासी वर्कर के लिए, सियासी लीडरशिप के लिए। 9-10 मई के जो मुजरम हैं वो सियासी वर्कर हैं, तो फिर मुझे आपकी सोच पर शक है। लंदन में होने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पै दर पै बैठकों में बहुत सारे मामलात अब हतमी अंजाम को पहुंच गए, यानी बहुत सारी कंक्लूसिव हो गए हैं, चीज़ें तय कर ली गई हैं, एक फ्रेमवर्क ड्रॉ कर लिया गया है, और अब मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंचेंगे तो क्या होगा, इस्तकबाल कहाँ होगा, मीनार पाकिस्तान आएंगे, एयरपोर्ट से लेकर उनको मीनार पाकिस्तान की जानिब रवाना किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे मामलात अब यहाँ पाकिस्तान में भी उनको फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। लंदन से अलहाज शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं अगले हिस्से में, लेकिन अभी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा अनफॉर्चुनेट आज ये हुआ कि बैक टू बैक मुल्क में कुछ धमाके हुए, जिससे जो शहरी आबादी है बलूचिस्तान के अंदर वो भी हिट हुई, और फिर सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो भी जामे शहादत नोश कर गए हैं। बैक टू बैक एक तरफ ये हो रहा है, और दूसरी तरफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हमारे बैक टू बैक विजिट्स कर रहे हैं, कुछ स्केड्यूल्ड हैं, कुछ अनस्केड्यूल्ड, अनअनाउंस्ड हैं। हाउ सैड इज दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स मुज़म्मिल साहब? जो आपने बात की है, इट्स अ वन एंगल ऑफ लुकिंग एट इट, लेकिन द अदर एंगल इज के लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट अ फेडरल सब्जेक्ट, इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। और तीसरी बात यह है कि टेररिज्म जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, तो वैसे ऑन द होल प्राइम मिनिस्टर भी जिम्मेदार है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो प्राइमरी जिम्मेदारी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बनती है, और उसके बाद
बनती है सिक्योरिटी मैं इदारों सर इस की, तराजू में बात इंटेलिजेंस कर रहा हूँ ना कि इदारों की। जिस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आया तो उस वक्त सेलिब्रेट इसलिए किया गया कि एक ऐसे सूबे से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है जिसकी बहुत महरूमियाँ हैं, जो बड़ा पसमानदा इलाका है। और फिर ऑप्टिक्स तो यही कहते हैं ना कि वो वज़ीर आज़म भी तो ज़ाहिर है वो तमाम पाकिस्तान के और सूबा बलूचिस्तान का ये इशू है। तो आपको नहीं लगता कि फोकस्ड नहीं है हम, मतलब ये सिक्योरिटी सिचुएशन जितनी ख़राब है या दिगर क्यों है, थोड़ा सा फोकस भी आउट है? फोकस तो है। अब देखें ना, ये सिक्योरिटी सिचुएशन कौन कर रहा है? ये यहाँ टीटीपी कर रही है, यहाँ बीएलए वगैरह कर रहे हैं, और दोनों के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ एक ऑपरेशन जारी है अफगानिस्तान के साथ, जो हम तनाव देखते हैं। आर्मी चीफ ईरान गए हैं बीएलए वगैरह के लिए और इस सब के लिए। तो ये जो कुव्वत, ये जो दहशतगर्दी की वजूहात हैं, ये इंटरनल से ज़्यादा एक्सटर्नल भी हैं। और अगर अनवारुल हक काकड़ की जगह इस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म होते, या इस वक्त नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होते, या बिलावल वज़ीर आज़म होते, तो क्या ये वाक़यात ना होने की आप गारंटी दे सकते हैं कि ये वाक़या ना होता अगर वो होते? चलिए सर, लेट्स टेक इट दिस वे, केयर टेकर गवर्नमेंट का जो मैंडेट है वो इलेक्शंस कराना है। यूएन जनरल असम्बली इजलास में जाना था, बिल्कुल ठीक है, उससे पहले पेरिस रुकना था, उसके बाद बरतानिया जाना था, बरतानिया के बाद आई डोंट नो ये अनाउंस्ड था, ये स्केजुअल्ड था कि उसके बाद फिर आपने जद्दा जाना था। तो आपको लगता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो उसका मैंडेट है कि इलेक्शंस कराने आपने विद इन 90 डेज वैसे तो कराने थे और फिर डीलिमिटेशंस रास्ते में पड़ गई, वो उस तरफ भी फोकस्ड है? इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन में सहूलतकारी करनी है। जी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देना है, पैसे इलेक्शन कमीशन को पहुंच चुके हैं, उसके लिए सिक्योरिटी का इदारे देनी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि हम आईनी तौर पे इलेक्शन कराना को काकड़ की जिम्मेदारी है या निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन तो प्राइम की जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर फिर केयर टेकर गवर्नमेंट की? हुकूमत चलाना, पाकिस्तान को रन करना उनकी जिम्मेदारी है। जब तक कोई नई हुकूमत नहीं आती, पाकिस्तान ने एज अ रियासत एक काम तो करना है, दुनिया के साथ भी चलना है, मुल्क ने भी चलना है। क्या करें? जब तक इंतखाबात नहीं होते मुल्क को ताला लगा दें कि जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी पाकिस्तान बंद है, ना दुनिया से बात करेगा ना दुनिया इससे बात करे। ये बिल्कुल हमने इसको ताला लगा दिया इलेक्शंस तक भी। दुनिया एक यूनिक सा हमारा तरीका है निगरान गवर्नमेंट बनाने का, जो दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन दुनिया में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कोई मुल्क हुकूमत के बगैर ना हो, और कहीं ऐसा भी नहीं होता कि कोई हुकूमत कह दे कि मैं बड़ी बेख्तियार हुकूमत हूँ, आप मुझसे बात ना करें। देखें, मैं आलमी सियासत में इस वक्त कोई किरदार नहीं अदा कर सकती क्योंकि मैं निगरान हूँ। आप पाकिस्तान से इस वक्त बात ना करें क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है। लेकिन मुजफ्फर साहब, कहीं ये भी तो नहीं होता पाकिस्तान सर, ये भी तो नहीं होता कि कहीं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इस तरह के स्टेटमेंट्स दे जिससे इम्पार्शियलिटी का एलिमेंट जाता रहे, कि आप ये कहें कि फलां इलेक्शन लड़ेगा, फलां पॉलिटिकल बैटलफील्ड में होगा, ग्राउंड में होगा, फलां नहीं होगा? देखिए, उन्होंने एक कानूनी पोजीशन एक्सप्लेन, पहली बात तो ये है कि ये बात उन्होंने गलत की है कि किसी के इलेक्शन में होने या ना होने से इलेक्शन की शफाफियत का ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन की शफाफियत किसी फर्द या किसी सियासी जमात के गिर्द नहीं होती। पहली बात है, मैं नहीं समझता ये कोई गलत बात है, ये फैक्चुअली ठीक बात है। सुबह एक सियासी जमात इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दे, मसलन 2008 में ये पीटीआई ने, बहुत सारी जमातों ने बाइकाट कर दिया था इलेक्शन का, तो क्या वो इलेक्शन शफाफ नहीं थे? कोई भी सियासी जमात किसी भी वक्त बाइकाट का ऐलान कर सकती है, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर सकती है। चूंकि उसने बाइकाट कर दिया लिहाजा वो इलेक्शन शफाफ नहीं रहेगा। या किसी फर्द को अदालत ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, उसको नाअहल कर दिया है, तो उसके वो नहीं है तो क्या इलेक्शन शफाफ नहीं होगा? उन्होंने कोई गलत बात की है। फैक्चुअल बात है कि मुल्क के इंतखाबात ना किसी फर्द ना किसी सियासी जमात के मरहून मिन्नत हैं शफाफियत के लिए। शफाफियत का अपना एक निज़ाम है और वो होना चाहिए। तो आप कोई एनआरओ मिलते हुए देख रहे हैं वैसे एट दिस पॉइंट इन टाइम चेयरमैन पीटीआई को? नहीं। वो जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने मदर ऑफ ऑल डील्स की बात की, इज इट पॉसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम? शायद खान अब्बासी, मुशाहिद हुसैन, इन सब की पॉलिटिकल इनिंग मुस्लिम लीग नून में ख़त्म हो गई है और उन्हें नज़र आ रहा है कि आगे उनका मुस्लिम लीग नून से कोई रास्ता नहीं बन रहा। ये नए चौधरी निसार हैं मुस्लिम लीग नून के, तो वो अब अपने लिए अगले रास्तों की तलाश में हैं।
मुस्लिम लीग नून से, तो ये मदर ऑफ डील मुझे तो इलेक्शन से पहले नज़र नहीं आती। मुझे तो लगता है कि इन अक्टूबर इमरान खान को कोई 20-25 साल कैद और हो जाएगी। 9 मई के वाक़यात के ट्रायल डे टू डे बेसिस पे शुरू हो गए हैं, उनमें सज़ाएं हो जाएंगी, साइफर में सज़ा हो जाएगी। तो मुझे तो उन्हें को 8-10 सज़ाएं और होती बाय अक्टूबर एंड मिड नवंबर नज़र आती हैं, और फिर उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल आता नज़र आता है। और अक्टूबर में मियां नवाज शरीफ की वापसी भी आपको नविश्ता दीवार नजर आ रही है? जी जी, मुझे नहीं लगता यहाँ से उन्हें चाहे गिरफ्तार होना पड़े, जेल जाना पड़े, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, वापसी उनसे अब वो अगर उन्होंने अब नहीं वापस आए तो फिर कभी नहीं आए। और क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इंतखाबात भी मियां नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत हैं? नहीं, इंतखाबात अपनी जगह मौजूद है, वो किसी फर्द की वापसी ना वापसी के मरहून मिन्नत नहीं है। तो ये जो बयानिया अब बनता हुआ नजर आ रहा है कि 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ बयानिया बनाया जाए और लोगों को बताया जाए कि 9th ऑफ मई इंसिडेंट किसने कराया, मास्टरमाइंड कौन था, और साथ ही इकोनॉमी की बात की जाए, तो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इलेक्टोरल नैरेटिव बाय पीएमएलएन। देखिए, इसमें विनिंग पोस्ट भी है ना। 9 मई के मुलजमान को इलेक्शन से पहले सजाएं हो जाएंगी। आप ये मुतालबा करें और सजाएं हो जाएं तो आप कहेंगे कि हमारी जीत है। मतलब इमरान खान को भी 9 मई के वाक़यात में सज़ा हो जाएगी और उनकी आधी सियासी जमात को भी सज़ाएं हो जाएंगी जो सारे पकड़े हुए हैं, और वो 9 मई के मिलिट्री कोर्ट से भी सज़ाएं हो जाएंगी और दहशतगर्दी की अदालतों से भी सज़ाएं हो जाएं, तो वो लोग इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे। तो आपका मुतालबा तो माना गया, आप कह सकते हैं कि हमारी कामयाबी हो गई, और हम देखें हमने कहा था 9 मई के मुलज़म नहीं होंगे, और साथ इकनॉमिक रोड मैप दें। इस जैसे नवाज शरीफ इमरान खान कहता था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, किसी चोर को इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगा, और नवाज शरीफ की नाअहली ऑन द कार्ड्स थी, तो फिर इसमें सक्सेस तो नज़र आती है कि जब आप कहेंगे कि 9 मई के मुलजमान को हम सज़ा नहीं लड़ने देंगे और उनको सज़ाएं हो जाएं इलेक्शन से पहले, तो आपको नज़र तो आएगा कि आपके मुतालबा मंजूर हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये तो लोकल लेवल पे अरेंजमेंट हो रही है, और ये 2 से 3 महीने में वैसे हो जाएगा? ये 2 से 3 महीने इलेक्शन से पहले ये सज़ाओं और जज़ाओं वाला मामला ये सब कंप्लीट हो जाएगा? सज़ाओं वाला मामला मुझे लगता है बाय एंड अक्टूबर या स्टार्ट ऑफ नवंबर, इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले ही हो जाएगा मुझे लगता है। अच्छा, उसके बाद जो मतलब ये दो धारी तलवार है ना, एक तरफ तो ये आपने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कॉर्नर करना है इस तरह से, दूसरी तरफ इकोनॉमिक फ्रंट है, तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है और कहीं ना कहीं वो गारंटीज नवाज शरीफ के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी हैं? मैं नहीं मानता कि कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अब सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करती है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल फोर्स के पीछे नहीं खड़ी होती। ये पॉलिटिकल फोर्स की डीलिंग वीलिंग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इंटरनल अफेयर रह गया है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई है कि हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करनी है, वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। जब कोई पॉलिटिशियन लार्जर दैन पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उससे बात करेगी। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसे सियासी क़यादत मौजूद है जिसके ऊपर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़े, उसके लिए मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब वो ज़माने नहीं है जो 2007 में था, ये जिस वक्त अमेरिका या बरतानिया के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं वो बीच में पड़े हुए थे और उस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आमद भी और फिर मियाँ साहब की आमद भी उस तरह से हुई थी। और अब ये तासुर मिल रहा है कि लंदन से पाकिस्तान आने से पहले एक पड़ाव सऊदी अरेबिया के अंदर भी होगा या मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो ये सब आपको लगता है ज़ेब दास्तां के लिए? नहीं, अगर पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हो तो वो भी उनको लिफ्ट कराएंगे। अगर ये लग रहा उन्हें ये जेस्चर हो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ चलने के लिए तैयार है, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से को ज़रूर लिफ्ट कराएंगे। ऐसी कौन सी तो बात ऐसा ही है क्या कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है? अभी तो वही ब्लू आइट लग रहे हैं हमें। देखें ना जी, अगर पीटीआई नहीं है और अगर पीपल्स पार्टी, देखें इस वक्त अगर मैं आपके साथ इंतखाबी सियासत का एक जायज़ा लूँ तो 4 सूबों में इंतखाब होना है जी। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में एक सीट भी नहीं है। मतलब ना यूसुफ रज़ा गिलानी, ना कायरा, ना रायजा, परवेज़ अशरफ, कोई भी अपनी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है और उनको कहीं से एडजस्टमेंट भी अवेलेबल नहीं है। लिहाजा पंजाब तो वो वॉश आउट होते नज़र आ रहे हैं। पहले 7 सीटें एमपीए की थी, अब तो कह रहे हैं कोई 2 भी हो जाए तो बड़ी बात है।
अच्छा, उसके बाद हम केपी में आ जाते हैं। केपी में मुस्लिम लीग नून के पास तो फिर अपना एक एलआई जेयूआई मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास कोई एलआई मौजूद नहीं है केपी में, जिसके साथ वो कहें जी कि वो हमारा इत्तेहादी है। तो वो उनका उन्होंने अभी तक एएनपी के साथ भी इत्तेहाद नहीं किया है। पीटीआई अपनी जगह मौजूद है। पीपल्स पार्टी जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी है वो भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा रही। तो मुझे तो पीपल्स पार्टी का केपी में भी कोई ज़्यादा बहुत बड़ा चंक आता नज़र नहीं आता। बलूचिस्तान में वो जो विनिंग हॉर्सेज हैं, जो सरदार हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने में नाकाम हुए। जाम कमाल वगैरह ने नून लीग को सिलेक्ट किया, मालिक वगैरह भी नून लीग के साथ जाना चाहते हैं। सेम इज द केस सिंध। तो इसलिए पीपल्स पार्टी मुझे पॉलिटिकली आइसोलेटेड नज़र आती है। अब अगर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ 100 सीटें जीत ले, 110 सीटें जीत ले, यानी और आप वो ये जीत समझते हैं कि कर देयर इज नो अदर वाइटल अपॉर्चुनिटी अदर देन पीएमएलएन? प्रैक्टिकली तो यही लगता है, क्योंकि एमक्यूएम भी पीएमएलएन के साथ जाना चाहती है, जेयूआई भी जाना चाहती है, बलोच कॉम्प्रेस भी जाना चाहते हैं, और बाकी लोग भी जाना चाहते हैं। तो उनका एक वाइडर अलायंस भी, मुझे नेशनल अलायंस भी नजर आ रहा है एडजस्टमेंट का। तो वो अब वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से है या बगैर है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कुव्वतें एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं वो भी नून के करीब नजर आ रही हैं। आप देखें, कामरान टसोरी जो हैं वो लंदन नवाज शरीफ को मिलने गए, और तो वो क्या सिग्नल था। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। हवाओं का रुख अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है तो क्या यही वजह है कि नून लीग ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को तर्क करने का फैसला कर लिया? बात करेंगे। अलहाज शेख रुहेल असगर साहब लंदन से भी ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ में। लंदन से इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अलहाज शेख रुहेल असगर साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रुहेल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, लंदन में मौजूद है, कायदे मोहतरम को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे या यहाँ पे उनका इस्तकबाल कर रहे होंगे? नहीं, मैं तो वैसे जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन कायदे मोहतरम जो है वो इंशाल्लाह 21 को तो प्लान फाइनल हो गया है सर? पहुंचेंगे, क्योंकि लंदन से जो जावेद लतीफ साहब वो तो बेताबी से 21 का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, यानी 21 को जब एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो फिर मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे या फिर आप एयरपोर्ट पर ही इस्तकबाल करने जा रहे होंगे? तो ये प्लान भी फाइनल हो गया? नहीं, ये अभी होना बाकी है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पे जाएंगे कायद के इस्तकबाल के लिए, और बाकी लोग जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो ये होना है। वैसे तो इत्तेफाक से मैं अभी उठ के आया हूँ, जुम्मे की नमाज भी उनके साथ ही अदा की है। तो बड़े जोर शोर से सब तैयारी। तो आप तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं इस वक्त, आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी? क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई लीगल टीम को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं? क्योंकि जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो सरेंडर करेंगे, गिरफ्तारी का अंदेशा भी होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो कह रही जो कानून कहेगा उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो क्या कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली है उन्होंने? ये मैंने कल भी एक बात की थी कि देखें, बात ये है कि ये बात अगर वज़ीर कानून कहें तो बात समझ आती है, वज़ीर दाखिला की बात समझ नहीं आती। वज़ीर दाखिला को तो अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो तो फिर समझ आती है, एक बात। दूसरी, वज़ीर दाखिला साहब को शायद पता नहीं, नए है ना, तो अपने इख्तियारात का इल्म नहीं है मेरे ख्याल में। उनकी डोमेन में नहीं आता, पंजाब जो है उनकी डोमेन में नहीं आता। वो किसी को कह सकते हैं, वो उस पर एक्शन नहीं ले सकते। नहीं, रुहेल असगर साहब, वजीर आजम साहब ने भी स्टेटमेंट दिया ना कि वो कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे, यानी वो भी अपनी लीगल टीम से कंसल्ट करेंगे कि क्या करना है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वज़ीर आज़म साहब हों या कोई भी हो, ये तो डोमेन जो है वो पंजाब हुकूमत की है, और पंजाब हुकूमत का कोई बड़ा जिम्मेदार आदमी अगर वो बयान देता है तो फिर मुझे समझ में आती है, फिर मैं उसका रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। इनका नहीं है तो मैं कैसे, क्या इनको रिस्पॉन्ड क्या करूँ? वो खुद समझ आ जाएगी उनको, अगर थोड़ी नहीं, देर बाद लेकिन इस वक्त जो स्टेटस है मियां साहब का, जो लीगल स्टेटस है वो तो यही है कि उन्होंने सरेंडर करना है। मतलब अब जब यहाँ से गए थे तो वो ये गारंटी देके गए थे कि इलाज के लिए जा रहे हैं और इलाज के वापस आएंगे, और उस वक्त जो स्टेटस था वो ये था कि वो कस्टडी में थे, नैब ने गिरफ्तार किया था उनको। देखो, मैं आपको अगर आप देखेंगे तो उनके लिए ये था कि हर मेरे ख्याल में शायद महीने के बाद कुछ अर्से के बाद को टाइम था जिसमें वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो सबमिट करते थे जी। अब आप ज़हन में ये बात रखें कि उसके बाद आप क्या, ये तो कोई कानूनदान ही आपको बता सकता है कि
जब वो लैंड करेंगे, लैंड करने से पहले या लैंड करने के बाद वो अपनी कोई राहदारी बेल या प्रोटेक्टेड बेल को जी। मतलब अप्लाई करते हैं, या अदालत उनको प्रोटेक्टेड बेल देती है। अब ये तो बात की बात है, ये नहीं, जब लेकिन मैं आएंगे मैं तो सर उसके यही बाद जानना चाह रहा हूँ ना कि क्या मियां साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं लीगल टीम को, क्या आपने अदालत का मैं दरवाजा खटखटाना है? ये प्योरली मियां साहब का और मियां साहब की लीगल टीम का मामला है, जिसमें मेरे ख्याल में शायद अ, मेरे जैसे जो वर्कर है उनका इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है रुहेल हसन साहब, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े दरीना कारकुन भी और रहनुमा भी हैं, मरकजी रहनुमा है। आप ये कहिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या मियां साहब की प्रिंसिपल पोजीशन क्या है? जब वो गए थे तो उस वक्त तो वोट को इज्जत दो का एक बयानिया था जो बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ खड़ी है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ खड़ी है? मुस्लिम लीग नून इस वक्त प्रिंसिपली कहाँ स्टैंड करती है? आपको एक गुजारिश करूँ, बात यह है कि ये मियां साहब के जो इस दिल और दिमाग में जो वो बातें हैं, मैंने जो चीज अर्ज की है ना, जो मैंने इस बैठक में या गुफ्तगू से जो मैंने इसका एनालिसिस किया है, उनके दिमाग में, उनके दिल में सिर्फ एक चीज जो है जो बड़ी मजबूती के साथ प्रवेल कर रही है, वो है पाकिस्तान को इस मसाइल के भंवर से निकालना, अवाम को रिलीफ देना। ये उनकी प्रायोरिटी है, मेरा अपना ख्याल है, मैं जो उनकी बातों से समझ सका हूँ। यानी और जो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जी 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 जो आप बयानियों की बात कर रहे हैं, वो ये है कि देखिए कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो मेरे ख्याल में ये एक अलमिया होगा, मैं ये कह सकता हूँ, अलमिया होगा। फिर यानी आप उस इस्टेब्लिशमेंट से टकरा के पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता, ये रियलाइज कर लिया है? मैं आपको गुजारिश करूं कि एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल है, जिसे आप आजकल देख रहे हैं, हम अपने रास्ते से हटे और उन दुश्मनों को दोबारा से आपके अंदर इंसर्जेंसी करने का मौका मिल गया। अब फिर दोबारा से वो टेररिज्म शुरू हो गया। आपको याद होगा जब 13 में मियां साहब वजीर आज़म बने तो बड़ी सीरियस तीन चैलेंज है। एक आपका इकोनॉमी का चैलेंज था, दूसरा आपका लोड शेडिंग का चैलेंज था, तीसरा आपका टेररिज्म का चैलेंज था। खुदा की मदद के साथ उन्होंने तीनों पे काबू पाया। ये जो चीजें हैं, ये जो उनका माजी है, ये लोगों के दिलों से अभी खत्म नहीं हुआ। लोगों के इत्तेमाद है उसकी शख्सियत पे, और मुझे मुझे मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह जो वो बातें करेंगे अपने जलसे में, जो ख्यालात का इजहार करेंगे, इंशाल्लाह उस पर वो पूरा उतरेंगे। अच्छा रुहेल हसन साहब, लास्टली क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट कल एक सामने आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिस वक्त बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी तो मियां साहब की इंडोर्समेंट के साथ हुई थी, इन रिटर्न उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन इन रिटर्न हमें पंजाब की हुकूमत देने का भी वादा किया गया और वफाक की हुकूमत भी फिर हमें मिली, और फिर उसके बाद हमने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये सब कुछ। तो ये उन्होंने इनडायरेक्टली ये बताया कि बेनिफिशरी तो हम भी हैं जनरल बाजवा के। तो इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में तो उनके खिलाफ कोई बयान या जल फैज़ के खिलाफ कोई स्टेटमेंट, इस तरह की बातें तो अब हम नहीं सुनेंगे। मैं गुजारिश करूं, मैं आपसे थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं कि इस बात का जवाब तो ख्वाजा आसिफ भी दे सकता है, बड़ा सियाना आदमी है, वो बातें अच्छी कर लेता है, उसको पता है किस तरह बात करनी है। लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक समझ है, जो मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन का मामला था, आपने बगौर जायजा लिया होगा कि एक मामला आया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का जी। तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारा साथ दिया था उस प्राइम मिनिस्टर का, और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो गया था। उसके बाद मेरे ख्याल में बाजवा साहब को यह एहसास हुआ कि उन्होंने जो फैसला किया था वो गलत किया था। उनके फैसले की वजह से पाकिस्तान और उनका इंस्टीट्यूशन जो था वो खासा खराब हुआ, उससे उनकी जो एक इज्जत थी उसको भी नुकसान हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा उससे अलग अलग किया, उसको अपने आप को, और फिर उस ये असल वजह थी। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया
तो बहसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एकदम अलहदा हो गए। फिर उन्होंने बड़ी बातें भी सुनी, बड़ी गंदी अल्फाज भी अदा किए कि उनके लिए। ठीक, और यानी वो बहुत अपने बेहुदा इकदामात की इस्लाह चाहते थे, वो पीटीआई से लबालब भर गए थे और पीएमएलएन ने उसके बाद उनके लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं वो यस कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स ये तस्लीम कर ले कि उसने गलती की है और वो गलती का तदारक करना चाहता है और गलती को सुधारना चाहता है, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं था उस वक्त। लेकिन कुछ लोग उनके जो थे वो तब भी अपने जाती मफादात के लिए उनकी उस वक्त के वजीर आजम के लव एंड अफेक्शन में मौजूद थे। अब उनका क्या किया जाएगा, उनके खिलाफ क्या इकदाम किए जाएंगे, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ही अब बेहतर जवाब दे सकती है और बेहतर उस पर अमल कर सकती है, बेहतर उस पर एक्शन ले सकती है। तो वो उनका एक अपना एक तरीका है, उस तरीके को आप ना बदल सकते हो ना उसको आप छेड़ सकते हो। तो मेरे अपना ख्याल है कि जो मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि जो मेन जो है इस वक्त जो मसला है वो आपके पास फिर वही 3 चीजें हैं। ठीक, बिजली बहुत महंगी है, महंगाई बहुत है, आपकी इकॉनमी तबाह बर्बाद हुई हुई है, आपके जो टेररिस्ट है वो एक्टिविटीज फिर दोबारा हुई हुई है। इन चीज़ों को एड्रेस करना सबसे ज़रूरी है अपनी ज़ात को मिना करके। और मियाँ साहब मैंने हमेशा अपनी ज़ात को मिना किया और अल्लाह ने उनकी मदद की है और इंशाल्लाह इस वक्त भी अल्लाह उनकी मदद करेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और उनके हालात को बदलने के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश भी करेंगे और मेहनत भी करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब आपके वक्त के लिए। रोहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी मजीद मसाइल आवाम के दर पे दस्तक दे रहे हैं, वो मुश्किलात क्या हैं, बाद के बाद। एक माह में 2 बार पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा, बिजली की फी यूनिट कीमत के बढ़ने और गैस के टैरिफ में तब्दीली की खबरों के बाद गुज़श्ता रोज हुकूमत ने जो अगले माह की माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है वो पाकिस्तानियों के लिए परेशान कुन है, क्योंकि इस आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में होने वाली तब्दीलियों से अक्टूबर में महंगाई की शरह 31% तक की बुलंद तरीन शरह पर पहुंचने की पेशगोई की गई है। ये पेशगोई इसलिए भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है क्योंकि ये आलमी मालियाती इदारों की जानिब से दी गई पेशगोइयों के करीब तर है। अपने माहाना इक्तसादी रिपोर्ट में वजारत खजाना ने कहा है कि सितंबर 2023 में अफराते ज़र तकरीबन 29% से 31% रहने की तवक्को है। ये आदादोशुमार इसलिए भी चौंका देने वाले हैं क्योंकि गुज़श्ता बरस अगस्त में महंगाई 38% थी और ये बतदरीज कम होते हुए 27.4% तक आ गई थी, जिसे मजीद कम होना चाहिए था, लेकिन ये कम होने की बजाय कम से कम 2% ज़्यादा बढ़ गई है। और इस माह की शरह में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एशियन डेवलपमेंट बैंक की फ्लैगशिप अशात ने रवा माली साल में पाकिस्तान के लिए औसतन 25% अफराते ज़र की शरह का अंदाज़ा लगाया था। अब औसतन 25% अफराते ज़र है, लेकिन अगले महीने अक्टूबर में अफराते ज़र 2 हिस्से बढ़ जाएगी, यानी 31% हो जाएगी। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर डॉलर की जो मैनिपुलेशन है वो भी अपनी जगह पर है। ये बहुत सारी चीज़ें जिनका बराह रास्त ताल्लुक महंगाई के बढ़ने से होता है, उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो भी बढ़ने जा रहा है। यानी कॉमनर्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए घुटन मजीद बढ़ेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।